हमारे YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम मैथ टेस्ट 14 का डिस्कशन करने वाले हैं और मैथ टेस्ट और उसका डिस्कशन सप्ताह में 3 दिन मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को मैं अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर कराता हूं। देखिए 4 बजे हम MWF में डिस्कशंस मैथ टेस्ट का कराते हैं और इससे जस्ट आधे घंटे पहले 3:30 बजे क्वेश्चंस का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप आधे घंटे पहले 3:30 बजे क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम से ले लीजिए, आधे घंटे क्वेश्चंस को आप बनाइए और 4 बजे से सारे प्रश्न का एक बेहतरीन आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेट TTS में हम अभी टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं और इसका भी ड्यूरेशन जो है टाइम जो है वो 4 बजे शाम ही है और PDF जो भी चीज का होगा, जैसे टाइम एंड वर्क का होगा, मैथ टेस्ट का आपका होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सुन लीजिए, अंकुश मैथमेटिक्स पटना। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के अवश्य जुड़िए। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगनी हो जाती है यदि वह शो सोमवार को चालू हो तथा शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 हो जाए। देखिए बाबू, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक शो हो रहा है, पेंटिंग शो, और उसमें हर अगले दिन पिछले दिन के कंपैरिजन में दर्शक की संख्या डबल होते चला जा रहा है। मंडे को ये शो स्टार्ट होता है, तो ऐसा समझिए कि मंडे को अगर दर्शक A था तो ट्यूसडे को कितना होगा 2A, आपका वेडनेसडे को कितना होगा तो 4A हो जाएगा, थर्सडे को कितना होगा तो 8A, फ्राइडे को कितना 16A और सैटरडे को कितना 32A। ठीक है, देखिए बाबू, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सैटरडे को फाइनली कितना हो गया 32A दर्शक की संख्या हो गया। पहला दिन A मान लिया, दूसरा दिन 2A, डबल आप करते चले जाइए। और क्वेश्चन कहता है कि शनिवार को दर्शकों की संख्या 3200 नहीं 6400 हो जाती है। तो भाई बाबू सैटरडे को दर्शक कितना 32A, तो 32A की जो वैल्यू है उसको हम 6400 से इक्वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटरडे को कितने दर्शक हो जाते हैं 6400। देखिए बाबू 32 से ये कट जाएगा 200 बार में, तो A की वैल्यू कितना है 200। हमसे क्वेश्चन से ही पूछ रहा था कि मंडे को जिस दिन शो स्टार्ट हुआ था कितने दर्शक थे, तो मंडे को दर्शक A था ही ना, इसका मतलब A की वैल्यू 200 आया, वही आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर हो जाएगा। मंडे को कितना दर्शक था बाबू 200, क्योंकि हम A माने थे और A की वैल्यू आ चुका है 200। सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिए सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एक बार, और हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाइव जुड़ सके और चीजें को समझ सके। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्या कहता है जरा पढ़िएगा। तो कहता है किसी बेलन के आधार का परिमाप। देखिए आपको मैं अगर सिलेंडर बना दूं तो आप सब लोग समझ सकते हैं यही आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो बेस होता है वो आपका सर्कुलर होता है, एक सर्कल होता है, और इसी का परिमाप दिया हुआ है। तो एक बात बताइए बाबू, सर्किल का परिमाप क्या होता है 2πr, सबको पता है ना, परिमाप या परिधि अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चंस में A यूनिट। तो मैं अगर r का मान पूछ दूं तो क्या होगा बाबू A/2π होगा। देखिए r की वैल्यू कितना होगा 2π नीचे में चला जाएगा, ये हो गया इस बेलन की त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बाबू इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि आयतन भी है। देखिए बेलन का जो आयतन है वो भी है। जल्दी से आप हमको बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा पायर स्क्वायर h होता है। देखिए ये सब याद रखिए, वॉल्यूम मतलब जितना चीजें इसमें रखा जा सकता है वही इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम होता है बाबू पाई r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितना है A/2π है, तो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू h क्या हो गया सिलेंडर की हाइट हो गया, और यही h की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देखिए v = पाई A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 और पाई का स्क्वायर कितना पाई स्क्वायर। ठीक है बाबू, और इंटू h। अब देखिए यही h की वैल्यू हमको लिखना है, तो देखिए 1 पाई ऊपर से 1 पाई नीचे खत्म हो जाएगा। अब h का मान लिखना है तो 4 पाई, बताइए इस तरफ ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू जल्दी बोलिए 4 पाई भी,
और a स्क्वायर कहां चल जाएगा, नीचे, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। जरा ऑप्शन सब लोग मिलाइए तो h की वैल्यू कितना है, 4 पाई v अपॉन a स्क्वायर। मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डाउटर जो है एक वर्ड दे रखा है DAUGHTER। देखिए आप स्पेलिंग को मिला लीजिए, DAUGHTER बिल्कुल सही है। डाउटर एक वर्ड दे रखा है और कहता है कि अक्षरों से, मतलब इनके अक्षरों से कितने अक्षर है बाबू, काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के 8 को इसमें लेटर है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सारे स्वर एक साथ हो। क्वेश्चन देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, क्रमचय संचय का, और कह रहे इससे कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें सारे स्वर एक साथ है। स्वर बोले तो वॉवेल, और वॉवेल होता है 5 गो, कौन कौन, ए ई आई ओ और यू होता है। ठीक है, तो देखिए बाबू सबसे पहले इस तरह के प्रश्न हम क्या करते हैं, जितने भी वॉवेल्स आपको दिख रहे हैं ना वो सारे को आप एक जगह कर लीजिए। देखिए ए, ठीक है, फिर कौन है बाबू, यू है, और फिर कौन है, ई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है, और एक यहाँ वॉवेल, और कोई वॉवेल है नहीं है। कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जो बच गया उसको आप दाहिने साइड लिखिए। देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन है, डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सोनेंट और ये रहा वॉवेल। अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि वॉवेल एक साथ है, वॉवेल एक साथ, तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप सुनिए, वॉवेल एक साथ कह रहा है तो जिसे एक साथ कहेगा उसको आप जानते हैं एक गिनिएगा। सुन लीजिए बाबू, यही प्रश्न का लॉजिक है, जिसको एक साथ कहेगा उसको आप एक काउंट करिएगा। जैसे देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, और ये पूरे को 1 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये आपस अरेंज होगा फैक्टोरियल 6 तरीके से। ठीक है बाबू, कहिएगा इसको 1 क्यों गिने, तो देखिए इसको 1 गिनने का अर्थ ये है कि ये तीनों जहां रहेगा साथ साथ रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, और इसको 1 गिनेंगे तो कितना हो गया टोटल 6, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। अब देखिए ये आपस में अरेंज होगा कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। मतलब नहीं समझे, 1 2 3 इसलिए फैक्टोरियल 3 मैंने लिखा। आपस में अरेंज होने का मतलब क्या है, देखिए ई इधर आ सकता है, ए पीछे जा सकता है। देखिए कंडीशन प्रश्न का क्या है कि तीनों वॉवेल एक साथ होना चाहिए, तो क्या ई इधर आ जाएगा और ए उधर चल जाएगा, तो क्या वॉवेल एक साथ नहीं रहा, बिल्कुल रहा। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है ये भी आपको देखना एकदम कंपलसरी है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 यानी फैक्टोरियल 3 में। अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 से लेकर के 1 तक गुणा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जब आप करेंगे तो 720 आएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना आएगा 6, और 720 को आप 6 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा बाबू 4320, और ये रहा आपके प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न में ये चीज गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और फिर इसके बाद आपका दे रखा है बाबू tan a इक्वल टू, कहां गया, tan a इज इक्वल टू लिखता है k इंटू tan b। ठीक है, और फिर इसके बाद दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू थीटा, थीटा नहीं सॉरी फाई है, फाई, तो साइन c की वैल्यू क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए मैं यहां पर ऑप्शन थोड़ा लिखना चाहता हूं, 0 है, 1 है, k प्लस 1 बाई k माइनस 1 है, और फिर है k प्लस 1 बाई k माइनस 1, और इंटू में साइन फाई है। देखिए बाबू ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहां पर बोर्ड पर ही मैं प्रश्न को लिख चुका हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। a प्लस बी की वैल्यू a tan a इक्वल टू k इंटू tan b, और a माइनस b की वैल्यू फाई है, और साइन c की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए यहां पर a प्लस b का तो मान दिया हुआ है, इसका तो प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। a माइनस b का मान दिया है, इसका भी प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। मतलब क्वेश्चंस बनाने की जो कर सकते हैं शुरुआत दौर है वो मेरा यहां से चलेगा। ये तो गिवन चीजें है, इसका लास्ट में हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक बात बताइए बाबू, tan b को हम इधर ला सकते हैं, tan b को हम इधर ला सकते हैं, tan b को इधर ला सकते हैं, तो आप हमको बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। tan a बटा में tan b इज इक्वल टू k बाई 1। अरे होगा कि नहीं जब इसको इस तरफ लाए k बाई 1। अब ऑप्शन देखने से आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन देखने से ये लग रहा है, यहां पर देखिए k प्लस 1 बाई k माइनस 1, यहां भी दिख रहा है k प्लस 1 बाई k माइनस 1।
मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इसमें हम सी एंड डी लगा दें तो कुछ बात बन जाएगा। अब कहिएगा सी एंड डी क्या होता है, तो जरा यहां पर नीचे में देखिए ए बाई बी एक भिन्न है, और अगर आपको इसमें सी एंड डी लगाना है तो देखिए जोड़ करके अंश और हर को ऊपर लिखेंगे और घटा करके कहां लिखते हैं, नीचे। यही होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, योगांतर विधि। एक बार योग करना होता है, एक बार अंतर करना होता है, तो कोई सिंपल सी फ्रैक्शन में होता है। अगर ऐसा रहे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और अगर कहीं इस रूप में दिखे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। एक और कंडीशन है कि सी एंड डी एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड लगता है। तो मैं देख सकता हूं यहां पर कि ठीक है इसी तरह का भिन्न यहां भी है और यहां भी है, तो आप दोनों में सी एंड डी को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सी एंड डी अप्लाई जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 बटा k माइनस 1, जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है। मतलब ऑप्शन हेल्प कर रहा है कि आपको करना क्या है। सुनिएगा, यहां पर हो जाएगा 10a प्लस 10b, और नीचे में आपका हो जाएगा बाबू 10a माइनस 10b, और इधर हो जाएगा k प्लस 1 बाई k माइनस 1। ये ऑप्शन मैंने लिखा था ताकि आप समझ सके करना क्या है। ऑप्शन बता रहा है कि आपको सी एंड डी लगाना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए बाबू, आप हमको देख 10a प्लस 10b बाई 10a माइनस 10b। अब 10a को आप क्या लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, साइन a बटा सॉरी कॉस से लिख सकते हैं ना, tan साइन बाई कॉस होता है, और प्लस फिर यहां पे लिख सकते हैं साइन b बाई कॉस b। ठीक है बाबू, फिर यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन a बाई कॉस a, और माइनस साइन b बाई कॉस b, और इक्वल टू क्या होगा बाबू, k प्लस 1 बाई k माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर आप इसका एलसीएम करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आता है फॉर्मूला। फिर से मैं बोल रहा हूं, गौर सुनिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, भिन्न का जोड़ आता है ना, तो ऊपर मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जानते हैं क्या होता है, होता है साइन ए प्लस बी होता है। चलो बाबू यहां पर देख लो, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहां पर चिन्ह वही चीज है, बस माइनस हो गया, तो नीचे में लिखेंगे साइन ए माइनस बी, और जानते हैं ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और नीचे जो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो बराबर में इसके बाद क्या हो गया, जल्दी बोलिए, तो k प्लस 1 बाई k माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, a प्लस b बराबर c है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, साइन c बराबर क्या होगा, k प्लस 1 बाई k माइनस 1, और ये जो साइन a माइनस b है, तो a माइनस b को हम क्या बोलेंगे, फाई। तो फाई जब बैठाएंगे तो साइन फाई कहां होगा, ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा, साइन फाई। और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए जब क्लासेज एंड हो जाए उसके बाद आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं 4 बजे से, तो ऐसी स्थिति में आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है बाबू, तो आप अगर आपको तनिक कहीं पर डाउट हुआ तो आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप फिर से चीज को देख लेंगे। और देखिए मैं हर स्टेप को समझाते हुए चला हूं। अगर आपके पास ऐसे सब फॉर्मूला है, थोड़ा सा स्पीड बना हुआ है कि भिन्न को जोड़ते कैसे है, ये सारी चीज अगर आपके माइंड में है तो काफी स्टेप को यहाँ पर कम करके आप चीज को कर सकते हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 परसेंटेज में कमीशन पर आधारित प्रश्न। आप जरा ध्यान दीजिए, राहुल एक आदमी है, 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। आप ध्यान दो बाबू जरा कि 10,000 रुपए का जब वो सामान बेचता है ना, तो इस पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। मतलब 5% पैसा अपने जेब में रख लेता है और बाकी जो 95% बचा वो कंपनी में जाकर के वापस कर देता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं बाबू, इसका 10% कितना, तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे। कोई भी नंबर्स का 10% निकालना हो, आप 1 डिजिट के पहले आप डेसिमल बैठा दीजिए। तो 10% की वैल्यू 1000 हो गया, तो 5% की वैल्यू कितना, 500। मतलब 10,000 में 500 उसका कमीशन बना, तो 500 रुपए अपने पैकेट में रख लेगा, लेकिन फिर भी 9500 रुपए कंपनी में क्या करेगा बाबू, वापस कर देगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसका सेल्स है, बिक्री है ये। ठीक है, और 9500 रुपए कंपनी में क्या कर रहा है बाबू, वापस कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके बाद क्या कहता है कि इससे अधिक की बिक्री पर, मतलब 10,000
कि जब बिक्री करेगा तो उसमें उसका कमीशन 5% बनेगा, मतलब 95% वापस करेगा, 9500 रुपए। लेकिन इससे ज्यादा का जब सामान बेचेगा ना तो उस पर उसको कमीशन कितना मिलेगा बाबू? मात्र 4% मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और इसके बाद कहता है कि अपना कमीशन अलग करने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है। ध्यान दिया हो, 31,100 रुपया कंपनी में जमा करता है टोटल। तो बताइए 9500 अगर इसमें से हम घटा देते हैं, जरा सब लोग घटाइए तो 0 0 और 11 में से 5 घट जाएगा 6 और 10 में से 9 घटेगा 1 और 2 हो गया। तो मैं देख पा रहा हूं 21,600 बचा, 21,600 बचा हुआ है। देखिए प्रश्न को समझिएगा, 31,100 रुपए टोटल कंपनी में वापस किया है, तो 9500 रुपया मैंने घटा दी तो बचा 21,600। अब सुनिए, ये 9500 रुपया जो है ना जो वापस किया है वो 10,000 का सामान बेच करके। तो आप हमको बताइए ये जो 21,600 रुपया जो वापस किया है तो आखिर कितने रुपए का सामान बेचा होगा, है ना? 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन है, तो समझ जाइए कि 4% कमीशन काट के इतना रुपए वापस किया, मतलब 96% वापस किया है। कितने रुपए का? तो मैंने x मान लिया और x का 96% बराबर मैंने इतना कर दिया। ठीक है बाबू, अब देखिए जरा कटता है क्या, तो आप जरा काट के देख लीजिए, 24 चौके 96 और 24 नवा 216। अरे होता है कि नहीं? अब देखिए 4 से इसको काटना है तो 4 से काट दीजिए 900 को 225 बार में, तो x का मान कितना हो गया बाबू? 100 जाके इसमें गुना हो गया तो 22,500 रुपया। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि 10,000 रुपया का सेल्स पहले किया है और 10,000 से ऊपर और कितने रुपए का सेल किया है? 22,500। समझिएगा, 10,000 रुपए पहला 10,000 को 9500 रुपए वापस किया और 22,500 रुपए इसके अलावे इतने रुपए का सेलिंग किया है जिसमें से 21,600 रुपए कंपनी को वापस किया अपना कमीशन काट करके। तो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है कि टोटल आप हमको सेलिंग बताइए, टोटल जो है सेलिंग आप हमको बताइए। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10,000 और प्लस में कितना? 22,500। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो मैं देख पा रहा हूं 32,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के प्रश्न में हम लोग कैसे, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये चीज आपको सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है एक रेडियो व्यापारी अपने आधे रेडियो को, देखिए बाबू आधा रेडियो, आधा आधा, देखिए आधा आधा रेडियो। देखिए ऐसे भी आप इसको यहां समझ सकते हैं कि जितना जितना चीजें बेचा है पहले आप उस पर काम करिए, उसका रेशियो बनाइए। ठीक है, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं जो चीजें बेचा है उसका रेशियो बनाएं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं यहां पर 100 गो रेडियो था। अब कहता है कि आधा रेडियो, तो आधा रेडियो मतलब कितना? 50 गो, 50 गो 40% हानि पर और शेष में से आधा, तो 50 गो रेडियो बेच दिया तो शेष कितना बचा? 50 गो, और उसका कह रहा है आधा मतलब 25 गो, 25 गो 40% लाभ पर, और बाकी बचा हुआ तो 100 गो में 50 25 75 गो बेच दिया तो बचा हुआ कितना? 25 गो क्रैमुल पे बेचता है। मतलब जो जो चीजें बेच रहा है मैंने उसका रेशियो बना लिया। बोलिए बाबू कितना होगा? 1 और यहां पर 2, ऐसे 1/2 1/4 1/4 करते तो भी आपका यही मिलता। फिर से बोल दे रहा हूं बाबू 100 रेडियो है मान लिया जाए, आधा रेडियो पहले बेच रहा है, अब फिर कह रहा है उसका भी आधा तो 25, अब फिर जो बच गया 25, तो इसका मैंने पहले रेशियो बना लिया। अब देखिए कैसे लिखना है, तो कह रहा है आधा रेडियो 40% की हानि पर, तनी पढ़िएगा सब लोग, आधा रेडियो 40% की हानि पर, तो देखिए इसका जो रेशियो है ना उसमें हम गुना कर देंगे -40। ध्यान देना बाबू। फिर कह रहा है शेष का आधा कितना? इसका रेशियो 1 है, 40% लाभ पर, तो इसको गुना करेंगे हम +40। ठीक है, और फिर जो शेष बच गया उसका रेशियो कितना है? 1। क्रैमुल पर बेचता है, देखिए जब 40% हानि हो रहा है तो -40 से गुना, 40% लाभ हो रहा है तो मतलब +40, और क्रैमुल पर बेचने का मतलब 0 लाभ या 0 हानि। अरे क्रैमुले पर बेच दिए, जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए तो लाभ हानि क्या हो गया? 0 है ना, है ना। और सबको जोड़ दिए, फिर इस पर क्या हुआ, इस पर क्या हुआ, इस पर क्या हुआ, सबको जोड़ लिए तो देखिए टोटल कितना है? 2 1 3 और 1
4 4, तो टोटल पर कितना लाभ या हानि होगा वही आपसे पूछ रहा है, तो 4 इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए जरा। तो देखिए ये हो गया -80 और ये हो गया +40, तो क्या होगा वो -40 होगा और बराबर में कितना हो जाएगा 4x। देखिए ये तो 0 हो गया। अब 4 से कटेगा 10 बार में, तो x का मान हो गया -10। देखिए बाबू निगेटिव साइन के साथ रिजल्ट आया ना, तो इसको हम बोलेंगे 10% क्या हानि। अगर रिजल्ट पॉजिटिव साइन के साथ आता तो हम क्या समझते लाभ। तो आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, जब चीजों को कुछ लाभ पर, फिर कुछ चीजों कुछ हानि पर, फिर कुछ चीजों कुछ क्रैमल पर, तो उस तरह के सारे प्रश्न को आप इस ढंग से बहुत इजी वे में कर सकते हैं। चलिए तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि log 360 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा है, तो आपको क्या करना है 360 को पहले समझिए कि जैसे कोई नंबर्स दे करके और उसका लॉग पूछेगा तो हम कैसे प्रश्न को करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपको जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसका आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 से बाबू कितना हो जाएगा 180, 2 से कितना हो जाएगा 90 और फिर 2 से कितना हो जाएगा 45 और फिर 3 से हो जाएगा बाबू 15 और फिर 3 से कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे लॉग, अब ये 2 कितने बार आया बाबू 3 बार आया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, 3 कितने बार आया 2 बार आया, तो लिख सकते हैं इनटू में 3 का स्क्वायर और 5 एक बार आया तो 5 की पावर, या पावर नहीं लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 360 को। क्लियर है बात सबको। अब देखिए यहां पर जब गुणा रहता है ना, जब नंबर्स के बीच साइन गुणा रहता है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, मतलब ऐसे लिख देंगे log 2 का पावर 3 प्लस, फिर लिखेंगे log 3 का पावर 2 प्लस और फिर लिखेंगे log 5। जब गुणा रहेगा तो प्लस में और भाग रहेगा तो माइनस में लिखते हैं, ये log का नियम है, आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है जानते हैं, log का एक और नियम कि जब संख्या पर पावर रहे तो पावर पीछे गुणा में आ जाता है, मतलब पावर में 3 है तो 3 आ जाएगा गुणा, मतलब हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, ये जो पावर है वो भी आ जाएगा गुणा में, मतलब हो जाएगा 2 log 3 और प्लस में क्या हो जाएगा log 5, और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है आप भी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन सम्राट सब लोग देखिए कॉपी और पेन के साथ बैठिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग को फायदा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए एक फॉर्मूला आप हमको बताइए, एक फॉर्मूला जो है क्वेश्चंस में ऐसे देख क्या दे रखा है, क्वेश्चन में तो यही दे रखा है कि x पावर 4 प्लस y पावर 4, और जब इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो -x² y² इक्वल टू 0। तो हमसे यही पूछ रहा है कि x पावर 6 प्लस y पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। यही क्वेश्चन है, देखिए यही प्रश्न है 8 नंबर। अभी बात आप हमको बताइए कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा सर होता है a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला जो काफी यूजफुल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए। आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर पावर कितना है 3 है। ठीक है, यहां पर पावर कितना है 3 है, आप जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर पावर ये सब क्या है 2 है आपका। ठीक है बाबू, अब देखिए इसी को आप इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस में वाई स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए बाबू 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा समय के लिए आप सोच लीजिए कि ये आपका a है और ये क्या है b है। क्या बाबू a है और ये क्या है b है, तो बोलिए क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, यही चीज हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो बताइए इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी, तो a का मान एक्स स्क्वायर है, तो लिखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं बाबू। अब फिर क्या है a स्क्वायर, मतलब a की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 4। वैसे ही बी स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी पावर 4 और माइनस क्या ए बी मतलब दोनों गुणा कर दीजिए, तो a का मान एक्स स्क्वायर, b का मान वाई स्क्वायर, दोनों को गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 की वैल्यू इतना आ गया।
अब देखिए बराबर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान कितना है, 0 है। अरे इसका मान कितना है, 0 है। तो 0 से जब इसमें गुणा हो जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, देखिए बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 5% है। अब इसके बाद क्या कहता है कि 2 वर्ष के लिए, मतलब टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो आपका दे रखा है कितना, 2 साल दे रखा है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 6 रुपए, यानी सीआई माइनस एसआई इक्वल टू कितना है, 6 रुपए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है 1 साल के बाद, 1 साल तक दोनों बराबर होता है, 1 साल के बाद सीआई बड़ा हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या बोलता है कि धनराशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ बताओ। देखिए आप सिंपली बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम बार बार बताते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न को आप लाइन मेथड से करिए। मेरा तरीका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं, एक कंसेप्ट लाइन मेथड से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, 5% वार्षिक दर से मतलब हर साल ब्याज कितना लगेगा, 5%। देखिए वो 5% और यहां भी कितना, 5%। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, लेकिन हमको तो लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां पर हम लिखेंगे 0। 0 क्यों, तो पहला साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। अब हमको सेकंड ईयर का लिखना है सीआई, तो सीआई का मतलब होता है पिछले 1 साल में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज। तो बोलिए बाबू 5% का 5% कितना होगा, देखिए ना 5% का मतलब गुना 5%, कितना होगा, 25/100 यानी 0.25, और ये वाला परसेंट रह जाएगा। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है ना, तो पीछे के 1 साल में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो बोलिए इसका 5% कितना होगा, 0.25%। अब देखिए आप याद रखिएगा, लाइन मेथड में लाइन के ऊपर जो होता है वो एसआई होता है, लाइन के नीचे जो होता है वो डिफरेंस होता है, और सब को अगर हम जोड़ दे तो क्या होता है, सीआई होता है। याद रखिएगा बात। अब देखिए 0.25% को आप चाहे तो 1/4% भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए लिखेंगे चूंकि 1/4% यही डिफरेंस है और दे रखा है कितना, 6 रुपया, तो 1/4 इक्वल टू कितना, 6 रुपया, इसलिए 100% लिखना है। तो 100% की वैल्यू कितना, सबसे पहले बताओ 1% की वैल्यू कितना, 24, 1% की वैल्यू कितना, 4 4 24, तो 100% की वैल्यू कितना, 2400, और ये रहा आपके प्रश्न का सटीक उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत समझ में बेहतरीन आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 5 साल पहले ए बी सी तथा डी की औसत उम्र 45 वर्ष थी। आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 आदमी हैं और एवरेज दे रखा है 45, लेकिन कब का, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का अगर एवरेज 45 था, आज का कोई पूछेगा तो आप बता देंगे 45 से 5 जोड़ के 50, मतलब समय जितना बढ़ेगा एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो 5 साल पहले 45 था तो आज कितना होगा, 50। एवरेज 4 लोगों का, तो इसमें 4 से अगर हम गुणा कर देंगे तो एबीसीडी का कुल उम्र हो गया बाबू कितना, 200 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके बाद क्या कहता है कि जब E को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो अब बताइए 5 लोग हो गया ना, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 लोग हो गया। तो वैसी स्थिति में एवरेज जो है वो 49 वर्ष हो जाता है। अभी की बात कर रहा है, तो अगर इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे कितना होगा, 245 वर्ष हो गया। तो ये हो गया 5 आदमी का आज का उम्र 245 और 4 आदमी एबीसीडी का 200। अगर आपसे सपोज ई का पूछ दिया और मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में ई का ही पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, एबीसीडी ई में से एबीसीडी को घटा देंगे तो ई का मान निकल जाएगा। जल्दी बाबू घटाइए, 245 में से 245 वर्ष जो है आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11, 5 पुरुष एक काम को 2 घंटे में। देखिए सबसे पहले बात आप एक चीज याद रखिएगा कि कुल काम जो होता है ना, कुल काम जो होता है वो होता है लोगों की संख्या और गुणा में होता है समय। याद रहेगा बाबू, लोगों की संख्या गुणा समय। तो मैं देख पा रहा हूं प्रश्न में लिखता है कि 5 पुरुष मतलब 5m, ठीक है, 2 घंटा में काम को कर सकता है। फिर इसके बाद कहता है 7 औरत मतलब फीमेल 3 घंटे में, 7 फीमेल 3 घंटे में,
और फिर इसके बाद कह रहा है 9 बच्चे, बच्चे मतलब चाइल्ड, चाइल्ड कितने घंटे में बाबू, कितने घंटे में, तो 4 घंटे में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लोगों की संख्या गुणा समय, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। अब यहां पर हमको क्या करना है, m अनुपात f अनुपात c लिखना है, मतलब आदमी औरत और बच्चा का रेशियो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आपने रेशियो चैप्टर में ये चीज पढ़ा होगा, ऐसे मैंने अभी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है रेशियो, आगे आने वाले टाइम में मैं अब जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप सीख लीजिए यहां पर कि जब 3 चीजें बराबर हो तो MFC का रेशियो कैसे, देखिए सिंपली करना है। आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए, m का रेशियो लिखना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगले दो में चलना है। तो बोलिए 7 या कितना 21 और 9 चौक कितना 36, 21 गुना 36 लिखना है। अगर आपको f का रेशियो लिखना है तो इसमें नहीं चलना है, इसमें चलना है 9 चौके 36 और गुणा में कितना 5 गुना 10, समझ रहे बाबू। अगर c का रेशियो लिखना है बच्चा का तो इसमें नहीं चलना है, तो देखिए 21 और गुणा 10, 21 गुणा 10, क्लियर है बात। अब यहां पर आप बताइए कुछ चीजें कट रहा है तीनों में, कुछ तो जरूर कट रहा होगा, कुछ तो जरूर कट रहा होगा। 2 से देखिए जरूर कट रहा है, 2 से 18 बार में, 2 से यहां भी 18 बार में, 2 से यहां पर 5 बार में, और कुछ कट रहा है तो 3 से कट रहा है, देखिए 3 से 7 बार में, और 3 से 6 बार में, और 3 से यहां भी 6 बार में, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, जल्दी बोलिए जरा, नहीं कट रहा है। तो 21 छक कितना 126 अनुपात 10 गुना 6 कितना 60 अनुपात और 7 पंचे कितना 35 आपका हो, ठीक है। तो ये बन गया MFC, मतलब आदमी औरत और बच्चा का इफिशियंसी का रेशियो बन गया, ठीक है बाबू, इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन सही कहता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा अगर साथ मिल जाए तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप हमको बता दीजिए कि टोटल काम ई भी है, टोटल काम ई भी है, टोटल काम ई भी है। तो आप टोटल काम पहले आप निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इससे चलते हैं। तो बोलिए एक आदमी का एफिशिएंसी 126, तो 5 आदमी है बाबू, 5 आदमी है ना, तो बोलिए एफिशिएंसी कितना है 126 गुणा 5, है ना। 2 दिन में काम करता है तो जब समय से गुणा करेंगे तब ना टोटल काम निकलेगा। तो ये रहा टोटल काम। देखिए टोटल काम निकालना है तो m का मान 126 यहां बैठा दीजिए तो भी निकल जाएगा, f का मान 60 यहां बैठा दीजिए तो भी निकल जाएगा, और c का मान 35 यहां बैठा दीजिए तो भी निकल जाएगा। तो टोटल काम। अब हमसे समय पूछ रहा है कि आखिर ये टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, किसको, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा को। तो बोलिए बाबू एक आदमी अगर रहेगा, जैसे एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा अगर रहेगा तब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के बोलिए 6 और 5 11 का एक बच गया, 2 और 6 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2, फिर एक बच गया और 1 1 2। आप तीनों को जोड़ के देखिए ना, तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 221। हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए टोटल काम में एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। अब देखिए बाबू कुछ कटता है, 2 2 4 1 5, देखिए जरा कुछ कटेगा, है ना। इसको आप क्या करिए 221 नीचे में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऊपर 12 60 आता है क्या, 5 दूना 10 10, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरह के प्रश्न में हम यही करेंगे, पहले रेशियो बना लेंगे और उसके बाद समय जब जिसका निकालना रहेगा तो टोटल काम में उसके एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन सही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने लिखा है 2 पावर 3 पावर 4 3 पावर 4 पावर 5 5 पावर 5 4 पावर 5 पावर 6 इस तरीके से, और इसी का यूनिट डिजिट बस आपसे क्या करता है, वो पूछता है। तो देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगाना है, इसमें देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा था तो बहुत लोग कह सकते हैं परेशान हो गए थे, मैं कहता हूं कोई परेशानी की बात है ही नहीं। आप हमको बताइए कि भाई बेस का इकाई अंक जब 5 रहता है तो कभी इकाई अंक चेंज होता है, अरे कभी चेंज होता नहीं। आप याद रखिए कि देखिए 5 6 1 और 0, अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप बताइए यहां पर देख करके आधार का इकाई अंक 5 है, पावर कितनों रहेगा कभी चेंज नहीं होगा, मतलब इसका इकाई अंक 5 होगा ही होगा। आप ध्यान दीजिए यहां पर 6 है, यहां पर क्या दिख रहा है वो 6, तो 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक नहीं चेंज होगा। तो बताइए जब इसका फिक्स इकाई अंक 5, इसका फिक्स इकाई अंक 6, तो 5 छक 30, 5 छक
30 और 30 का इकाई क्या होता है 0। आप जान लीजिए गुना में गुना में गुना में जब एक बार इकाई 0 आ जाए ना तो किसी से गुना होगा उसका इकाई कितना होगा 0 ही होगा। तो यहां पर सिंपली देखना है 5 छक 30 और एक बार जब गुना में इकाई 0 आ गया तो यहां पर जैसे कुछ भी मिलेगा इसका इकाई 0 से गुना होगा 0 ना होगा, यहां पर कुछ भी मिलेगा 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, यानी ऐसी स्थिति में हमेशा इकाई 0 हो जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 का है एक आदमी 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंकुश मैथमेटिक्स, देखिए अपनी संस्था का नाम है अंकुश मैथमेटिक्स, से देखता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये फिगर पहले बनाई कि ये जैसे आपका 50 मीटर जो है हाइट दे रखा है और ये जैसे मान लेते हैं यहां पर अंकुश मैथमेटिक्स है, अंकुश मैथमेटिक्स का ये क्लासरूम है और ये कह सकते हैं जमीन से 50 मीटर की हाइट पर है। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कोचिंग की तरफ आ रही है कार, जैसे देखिए यहां पर एक कार है और जो कोचिंग की तरफ आ रही है, कोचिंग की तरफ आ रही है और एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। देखिए बाबू यहां पर कोण कितना है 30 डिग्री है। ऐसे देखिए अवनमन कोण तो ई वाला कहलाएगा, E30 कहलाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। अगर क्वेश्चंस में अवनमन कोण बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आप उसके बदले एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होता है। अब सुनिए जी 30 डिग्री के एंगल पर यहां पर एक आदमी है अंकुश मैथमेटिक्स में और वो इस चीज को क्या कर रहा है देख रहा है। अब प्रश्न क्या कहता है कि कुछ देर बाद यह कार आधार की तरफ चलते हुए 60 डिग्री का अवनमन कोण तक पहुंच जाती है, मतलब धीरे धीरे ये कार इधर आ रही है और यहां पहुंच गई। अब फिर से जब ये गार्ड देखा इस कार को तो ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण कितना बन रहा था बाबू 60 डिग्री, अवनमन बन रहा था लेकिन अवनमन उन्नयन दोनों आपस में बराबर होता है। तो आप अवनमन जब प्रश्न में कहे तो उन्नयन आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि तो कार द्वारा चली गई दूरी बदली, देखिए इनिशियल में कार यहां था और फाइनली कार यहां पहुंच गया तो कितना दूरी तय किया, मतलब यहां से यहां के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है बाबू। अब यहां पर देखिए बार बार कहते हैं कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न हो आप चीज को रेशियो से बनाइए। एक ही मेथड से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो एक मेथड से जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए तो क्यों नहीं उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, याद रखिए 50 मीटर दिया है। अब हम रेशियो लिखते हैं तो 60 डिग्री के लिए रेशियो आओ कितना होता है √3/1। अरे tan 60 याद है, tan 60 क्या होता है √3/1 होता है कि नहीं, तो लंब बटा था। tan 30 क्या होता है तो कहिएगा 1/√3। देखिए 30 डिग्री जब रहेगा तो यहां पर 1 और यहां पर क्या रहेगा बाबू √3 रहेगा। ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका हाइट है वो इस 60 डिग्री के लिए भी और 30 डिग्री के लिए भी सेम है। 60 डिग्री 30 डिग्री दोनों के लिए हाइट सेम है, तो क्या रेशियो सेम है, नहीं है, मतलब यही गलत चीज है। यहीं पर चीजें अनबैलेंस हो गया तो आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के लिए ये दोनों रेशियो को बराबर करना होगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो आप सिंपली कहिएगा सर इसमें √3 से गुणा कर दीजिए इसके बराबर हो जाएगा, तो कर दीजिए। जब समझ में आ ही गया तो कर दीजिए। देखिए 1/√3 था, अगर इसमें √3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी √3 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक रेशियो कितना बन गया 3 और यहां से यहां तक कितना है 1, तो यहां से यहां तक रेशियो कितना होगा 2, यहां से यहां तक रेशियो कितना होगा 2 और इसी का मान आपको निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि √3 अनुपात बराबर, चूंकि √3 रेशियो इक्वल टू कितना 50 मीटर, इसलिए यहां से यहां तक दूरी हमको निकालना है कि कार कितनी दूरी तय की है, तो 2 अनुपात का मान निकालेंगे। तो बोलिए क्या होगा 50/√3 और गुणा 2 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100/√3। 100/√3। देखिए बाबू कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे। अरे आता है ना रेशनलाइजेशन, 100 हो गया ना, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। √3 से जब नीचे गुणा करेंगे तो पहले से एक √3 था तो √3 × √3 3, तो देख लीजिए ये ऑप्शन हो जाएगा 100√3/3। कौन सा ऑप्शन बाबू, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राजीव एक निश्चित दूरी पैदल जाता है तथा वापस घोड़ा चढ़कर आता। देखिए बाबू पैदल गया, P फॉर पैदल, और हॉर्स राइडिंग करके आया, घोड़ा चढ़ के आया, हॉर्स H फॉर हॉर्स। पैदल गया घोड़ा से आया तो वैसी स्थिति में टाइम लगता है बाबू कितना 37 मिनट। टाइम कितना लगा है 37 मिनट।
अब कहता है कि दोनों ओर पैदल चलने में 55 मिनट लगता है, मतलब पैदल जाए भी और पैदल आए भी, तो P प्लस P कितना 2P, तो वैसी स्थिति में कितना लगता है बाबू, तो आप कहिएगा सर 55 मिनट लगता है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो हमसे बोल रहा है कि दोनों ओर घोड़े से कितना समय लगेगा, मतलब घोड़ा से जाए घोड़ा से आए, मतलब H प्लस H 2H का वैल्यू कितना होगा, आपसे एक पूछता है। तो प्रश्न को तो आप समझ गए। अब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इसको अगर हम समीकरण 1 मान लिए और इसको अगर 2 मान लिए, तो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट यही है कि पहला समीकरण को 2 से गुणा करके दूसरे को घटा दीजिए। इसका सेंस क्या हुआ, एक बात बताइए, पहला समीकरण को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब 2P प्लस 2H का मान निकल जाएगा। बोलिए 2P प्लस 2H का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? और 2P प्लस 2H में से 2P को घटा देंगे तो क्या 2H का नहीं बच जाएगा? तो यही लॉजिक है कि पहला समीकरण को 2 से गुणा करिए तो बोलिए इसकी वैल्यू कितना है 37, और 2 से गुणा होगा तो कितना 74, में से दूसरा कितना है 55 को आप घटा दीजिए, तो बोलिए बाबू 14 में से 5 घटेगा 9 और 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 19 मिनट जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों घोड़ा अगर घोड़ा से चलेगा तो 19 मिनट का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि फैक्टोरियल 1132। देखिए आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल 1132 लिखने का 2 तरीका है। 1132 लिख के और ऐसे दे देंगे तो ईवी कहलाएगा फैक्टोरियल, ईवी फैक्टोरियल का साइन होता है और ईवी फैक्टोरियल का साइन होता है। तो क्वेश्चन ही कहता है कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है आप हमको बताइए। देखिए शून्यों की संख्या कितना है आप हमको बताइए। देखिए शून्यों की संख्या, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल 1132 का मतलब बता दूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट, कहां तक गुणा होगा तो जितना संख्या का फैक्टोरियल दिया रहेगा। फैक्टोरियल 1132 का मतलब होता है 1 से लेकर के 1132 तक गुणा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस सब को हम गुणा करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें लास्ट से कितना जीरो होगा आप हमको बताइए। तो याद रखिएगा शून्य की संख्या का मतलब होता है 5 की संख्या। याद रखना बाबू, शून्य की संख्या का मतलब 5 की संख्या। कहिएगा कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं सुनिएगा। शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहिएगा 2 और 5 जब गुणा होता है, 2 और 5 जब गुणा होगा तभी शून्य बनेगा। देखिए 5 गुना 10। अब यहां पर देखिए एक शून्य बनाना तो 1 2 और 1 5 चाहिए, 2 को शून्य बनाना है तो 2 को 5 और 2 को चाहिए। मान लेते हैं 5 आपको यदि हम 50 हो और 2 जो है सो एक ही को है तो एक को ना जीरो बनेगा जी। 49 को तो 5 समझिए फालतू है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 1 से 1132 तक में कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5, 2 की 5, तो कहिएगा सर 5। कैसे, देखिए 5, देखिए 1 को 5 हमको यहां पे जाके मिला है, और 2 की अगर हम बात करें 2 देखिए यहां भी मिल चुका है, यहां भी मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है 5 में 5 मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, फिर 15 में, तो कम संख्या में 5 पाया जाएगा। और जाहिर सी बात है 5 मान लेते हैं आपको 1 को दे दिए और 2 आपको 10 को दे दिए, तो एक ही को जीरो बनाइएगा जी। मतलब आपने क्या सीखा कि 2 और 5 में जो कम संख्या में होगा उतना ही जीरो बनेगा। ठीक है, तो हम ये चीज को समझ चुके हैं कि 1 से लेकर अगर कहीं तक बोलेगा तो उसमें कम संख्या में 5 पाया जाएगा, इसलिए शून्य की संख्या का मतलब होता है 5 की संख्या। अब 5 कई वो है कैसे निकालेंगे, 5 में है, 10 में है, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, तो 5 कितना वो है 1132 में, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 से हम इसमें भाग देंगे, भाग दीजिए, 5 दूना 10, 1 पर 3 13, तो 5 दूना 10 और 3 पर 2 32, तो 5 6 30। चलिए 5 से इसमें भाग दे दिए, अब फिर 5 से 226 में भाग दीजिए, तो 5 चौके 20 और 2 पर 6 26, तो 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से 45 में भाग दीजिए, तो 5 9 45 9, फिर 5 से 9 में भाग दिए तो 5 से कम 5 1। आपको देखना है कि कितने बार में भाग लग रहा है, तो 5 से इसमें भाग दिए 226, फिर 5 से इसमें भाग देंगे तो 45 बार, फिर 5 से 45 भाग दिए 9 बार में, 5 से फिर 9 में भाग दिए तो 1 बार में। भाग तब तक देते रहना है जब तक कि भाग लगना बंद ना हो जाए। चलिए अब सबको जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 20 और 21 का 1 2 और 4 2 6 और 2 8 और 2, यानी 281 को टोटल 5 होगा और यही आपका शून्य की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। तो 5 की संख्या निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप इसको री करके भी देख सकते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी संख्या में 71 का गुणा किया जाता है तब उस परिणाम, देखिए बाबू जब किसी संख्या में, और लास्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ वो संख्या, हम संख्या निकालना चाहते हैं, सॉरी
जब किसी संख्या में, तो मैंने संख्या को ऐसे ही छोड़ दिया, संख्या हम निकालना चाह रहे हैं, 71 से गुणा किया जाता है, तो मैंने 71 से गुणा कर दिया, तब उस परिणाम में 47 जोड़ दिया जाता है। देखिए वो पहले 71 से गुणा करना है और फिर इसमें 47 जोड़ देना है, ठीक है। तो नई संख्या 7 से भाग दिया जाए। लीजिए अब जो ये संख्या मिला ना, उसको 7 से भाग देना है, तो भागफल 98 आता है, मतलब भाग लगा क्या बार में, 98 बार में। तो बताइए अज्ञात संख्या मतलब ये, इसको जगह पर आप x भी मान सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका मल्टीपल है। तो चलिए पहले x का मान निकालते हैं, फिर ऑप्शन देख के हम कंफर्म कर लेंगे। सुनिए यहां पर कितना हो जाएगा बाबू, तो कहिएगा सर 71x और प्लस हो जाएगा 47। इस 7 को जाके गुणा करिए तो 7 8 56 का 6 5 और 7 9 63 और 5 कितना 68, 63 और 5 68, सही तो है। अब ये 47 जाके घटेगा तो 16 में से 7 घट जाएगा 9 और 7 में से 4 घटेगा 3 और 6, यानी 47 जाके घटेगा तो 639 और ये रहा आपका 71x। अब 71 से देखिए बाबू ये 9 बार में कट रहा है ना, 7 9 63 और 1 का 9 गुना 9, यानी x का मान 9 आ गया। ये अज्ञात संख्या कितना आ गया, तो आप कहिएगा सर 9 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से यह अज्ञात संख्या किसका गुणज है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन से ये 9 कट रहा है, तो आप कहिएगा डी नंबर 3 से कट रहा है, यानी उत्तर मेरा क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन में 3 लिखा है, 3 से ही कट रहा है कि नहीं, इसका मतलब 3 का ही गुणज है, तो उत्तर आपका 3 हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दिए गए चित्र में AB बराबर BC बराबर, ध्यान दीजिए बाबू यहां पर मैं लिख रहा हूं AB बराबर BC बराबर CD बराबर EF इक्वल टू DE इक्वल टू GA इक्वल टू FG दिया हुआ है। तो x का मान आपसे पूछता है और x क्या है, तो ये वाला एंगल है, ठीक है। देखिए बढ़िया से आप इस फिगर को पहचान लीजिए, और ये आपका एसएससी जो है सो 2 बार 3 बार इस तरह के प्रश्न को रिपीट किया है। देखिए इसको अगर बेसिकली बनाएंगे तो चीजें काफी लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे ट्रायंगल में आपको चलना पड़ेगा। देखिए इस प्रश्न का कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक कर सकते हैं, क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर ए बी, ध्यान दीजिए कलम कैसे चल रहा है, बी सी, फिर यहां पर सी डी, और फिर डी ई, फिर ई एफ और फिर एफ जी। देखिए तुम सब लाइन से देखिए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी, कुल मिला के यहां पर सभी भुजाएं बराबर है। तो आपको यहां काउंट कर रहा है कि टोटल कितनी भुजाएं बराबर है, इस प्रश्न का लॉजिक है कितनी भुजाएं बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहां से ए से चलना शुरू की फिर यहां पहुंच गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं बराबर है। तो वैसी स्थिति में x का जो मान होता है वो 180 डिग्री और बटा में नंबर ऑफ इक्वल साइड, ठीक है बाबू। तो 180 और साइड क्या को बराबर है 7 को, तो 180 डिग्री बटा 7 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का लॉजिक है, यही इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, यही इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि नियमित बहुभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, और इसका मतलब होता है जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है। कहता है कि सभी अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। तो एक बात बताइए बाबू, अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180, ठीक है। ये अंतःकोण का योगफल हो गया, और बाह्य कोण का योगफल होता है 360 डिग्री, याद रखिएगा। और कहता है कि अंतःकोण का योगफल बाह्य कोण का योगफल का 4 गुना है, अंतःकोण का योगफल 4 गुना है। तो बोलिए बाबू इसमें हम 4 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं। अब देखिए 180 से कट जाएगा 2 बार में, तो 4 गुना कितना हो गया 8, और ये जो माइनस में 2 है उस तरफ चल जाएगा प्लस में, तो n का वैल्यू कितना 10। अब बोलिए किसी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या 10 आ जाए तो उसको बोलते हैं डेकागोन, 10 भुज, इसको क्या बोलते हैं 10 भुज। यानी हमारे ख्याल से बहुभुज कैसा होगा 10 भुज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं, कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या को मैंने b मान लिया और लड़कियों की संख्या को मैंने g मान लिया, ठीक है बाबू। नहीं पता है कितनी संख्या में, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से
28 कम है, तो लड़कों की संख्या का वर्ग क्या होगा बी स्क्वायर, लड़कियों की संख्या का वर्ग क्या होगा जी स्क्वायर, और ये क्या है तो 28 कम है, तो इसमें से इसको घटा दिए और बराबर कितना हो गया 28। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं b प्लस जी इंटू बी माइनस जी बराबर 28। अरे आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे होता है कि नहीं। अब सुनिए, ये मेरा पहला समीकरण था जिसको एक्सपेंड करके हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जरा प्रश्न को पढ़िए, तो प्रश्न ये कहता है कि यदि दो लड़कियां अधिक होती तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। दो लड़कियां अगर ज्यादा होता इसका मतलब लड़की की संख्या दो कम है, तब ना अगर दो ज्यादा होता तो बराबर हो जाता। तो यहां हम लिखेंगे कि b माइनस जी बराबर 2, ये सेकंड दे रखा है, लड़की की संख्या दो कम है तो लड़का में से लड़की घटाएंगे बराबर। तो बोले बाबू b माइनस जी का मान 2 दे रखा है, तो यहां पर हम 2 बैठा देंगे। देखिए 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 ध्यान दीजिए, b माइनस जी का मान 2 है तो यहां हम 2 बैठा देंगे। अब बोलिए 2 से कट जाएगा 14 बार में। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितना है, तो लड़का प्लस लड़की बराबर 14, और यही रहा आपके प्रश्न का उत्तर। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, और आपको मैं बता दूं रेलवे भी इस टाइप का प्रश्न पूछ चुका है, एकदम डिट्टो सेम टाइप का प्रश्न। सुनिएगा, एसएससी के एक मॉक पेपर में प्रश्न 5 भागों में पूछे गए। ठीक है, वो 5 भाग में क्वेश्चन पूछा गया। कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ पार कर ली। देखिए बाबू, कुल मिलाकर के 5 भाग में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो सकता है कि या तो कर सकते हैं 5 भाग का कट ऑफ पार कर जाए, या 4 भाग के कट ऑफ को पार कर जाए, या 3 भाग के कट ऑफ को पार कर जाए, या 2 भाग के कट ऑफ को पार कर जाए, या 1 भाग के कट ऑफ को पार कर जाए, या फिर कर सकते हैं एक भी कर सकते हैं पार्ट को पास नहीं कर पाए। ये भी तो हो सकता है ना, अगर 5 सब्जेक्ट का परीक्षा है तो 5 सब्जेक्ट में पास हो सकता है, 4 में पास हो सकता है, 3 में, 2 में, 1 में नहीं तो किसी में पास नहीं हो सकता, तो 0 भी लेना एकदम कंपलसरी है। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, आप कह रहा है कि कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ को पास कर लिया। देखिए वो 5 भाग के कट ऑफ को, ये भाग यहां पर है, पास कर लिया। कितने परसेंट लोग? 5% लोग। फिर इसके बाद पढ़िए बाबू, कह रहा है कि 5% छात्र किसी भी भाग के कट ऑफ को पास नहीं कर सके। तो देखिए 0 भाग को पास करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 5%। 5% बंदा ऐसा है जो कोनो विषय में या कोनो भाग में पास नहीं हुआ। फिर पढ़िए, शेष छात्रों में से केवल 25% छात्रों ने एक भाग को, ध्यान दीजिए बाबू, शेष, तो शेष देखिए 5 5 10, और 100% टोटल स्टूडेंट होता है अपने आप में, जिसमें से 10% का तो कह सकते हैं लिखा गया चीज, तो शेष कितना बचा? 90%। ये शेष बचा हुआ है, आप ध्यान दीजिए सब लोग, शेष बच गया 90%। कहता है कि शेष छात्रों में से केवल 25%, तो एक बात बताइए, 90 का 25%, 25% समझते हैं 1/4, तो 90 का 1/4 कितना हुआ? 22.5। एक भाग को, तो एक भाग को पास किया कितना? 22.5%। ठीक है बाबू, तथा लाइन अभी कंटिन्यू है, 20% छात्रों ने, तो बोले 90 का 10% 9, तो 20% 18, 4 भाग को पास किया, मतलब 18% जो है 4 भाग को पास किया। शेष भाग जो है ना 90, उसी का कह रहा है 25% एक भाग में पास किया, और उसी का कह रहा है 20%, तो 90 का 20% कितना हुआ? 18, 4 भाग को पास किया। आगे बढ़िएगा, सभी छात्रों के 24.5% छात्रों ने केवल 2 कट ऑफ को पास किया, केवल 2 कट ऑफ को पास किया। कितना हो? 24.5% विद्यार्थी टोटल का, टोटल कितने? 100% है। तो एक बात बताइए, टोटल पता है 100%, ये सब पता हो गया, तो क्या ये खाली जगह जो बचा इसको नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से ही सबको क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। तो जल्दी बोलिए आप जरा, ये आपका देखिए आधा अगर इसको दे देंगे तो 25 बन जाएगा, और 25 और 22 कितना हो जाएगा बाबू? 47। 47 और 10, 5 5 10 कितना हो गया? 57। 57 और 10 इसमें कितना? 67 और 8 कितना? 75। तो अगर आप ये सभी जो परसेंटेज दिख रहा है, अगर आप सबको जोड़ते हैं तो 75% आ रहा है। तो बोले बाबू 100% टोटल स्टूडेंट है, और ये सब जोड़ने पर 75% आ रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा? 25% होगा। अरे होगा कि नहीं?
अब कहता है कि 300 छात्रों ने 3 कट ऑफ को पास किया, तो बोले वो 3 कट ऑफ को पास किया, कै परसेंट लोग? 25% लोग, और यही 25% का मान दिया है कितना? जल्दी बोलिए, 300 छात्र। इसलिए हमसे बोल रहा है कि बताएं कि कितने छात्रों ने मॉक पेपर दिया था। तो मॉक पेपर तो दिया था 100% लोग, तो 100% का मान हम निकाल लेंगे। तो इसका चौगुना है ना, तो 300 का 4 गुना कितना? 1200, और 1200 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप प्रश्न को समझ पाए होंगे, और आज का कह सकते हैं डिस्कशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आप हमको कमेंट में लिख के बताइए, और आज भर के लिए इतना ही, अगले दिन फिर से मिलते हैं।